तो फ्रेंड्स, आज हमारे लिए फर्स्ट ईयर बच्चे और बचपन विषय में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉलबर का सिद्धांत, उसको कंटिन्यू करेंगे। कॉलबर का सिद्धांत, जैसा कि हमने सिद्धांत को जान लिया कि कॉलबर किस तरीके से 20 वर्ष की आयु के बालकों के सामने कुछ कहानियां रखते हैं, उस कहानियों के आधार पर फिर साक्षरता रखते हैं, इससे बच्चों की नैतिकता के बारे में जान सकते हैं। जिसमें से फेमस कहानी यूरोप वाली हमने जान ली कि जिसमें पति अपनी पत्नी के लिए जब बीमार होता है तो बीमार होती है उसके लिए दवाई खरीदता है, तो दवाई लाने की कोशिश करता है, लेकिन दवाई नहीं खरीद पाने के कारण वो चोरी कर लेता है और उसके बाद बच्चों से कुछ क्वेश्चन करे जाते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब हम कॉलबर के सिद्धांत के बारे में इसको कंटिन्यू करते हुए इसकी अवस्थाओं को जानेंगे। तो इसकी जो अवस्था है इसको हम जानेंगे। तो कॉलबर के सिद्धांत की कुल 3 अवस्था है और 3 अवस्था में प्रत्येक अवस्था के 2 चरण हैं। प्रत्येक अवस्था के 2 चरण, यानी कि इस तरह से 3 अवस्थाओं के कुल 6 चरण हैं। तो ये है कॉलबर के अंदर 3 अवस्था, प्रत्येक अवस्था के 2 चरण और प्रत्येक अवस्था के 2 चरण मिलाकर कुल हो गए 6 चरण। तो इन 6 चरणों में इन्होंने क्या करा है, अपने इस कॉलबर के सिद्धांत को इसकी अवस्था के हिसाब से बताया कि किस अवस्था में क्या देखने को मिलता है। अब हम इसको समझेंगे। सबसे पहली अवस्था है रूढ़िपूर्व अवस्था में। सबसे पहला है रूढ़िपूर्व अवस्था में चिंतन। ठीक है, ये अवस्था कहती है नैतिकता का सबसे निचला चरण। यह प्रथम अवस्था है। ठीक है, यह अपने प्रथम अवस्था जो कि नैतिकता का सबसे निचला चरण माना जाता है। तो इस अवस्था में क्या सही या फिर क्या गलत, बाहरी दंड या उपहार पर निर्भर। तो ये जो प्रथम अवस्था है इसके अंदर ये देखने को मिलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो कहां डिपेंड है, बाहरी तौर पर जो दंड मिलता है और जो उपहार मिलता है उसी पे डिसाइड होता है कि ये सही है कि गलत है। तो यह है प्रथम अवस्था। अब हम रूढ़िपूर्व अवस्था के 2 चरणों को समझ लेते हैं। इसके 2 चरण कौन से हैं? रूढ़िपूर्व अवस्था के 2 चरण। सबसे पहला चरण 1। ठीक है, स्टेप 1। चरण 1 क्या कहता है, यहां नैतिक सोच सजा से गंदी होती है। यहां की जो नैतिक सोच है, ठीक है, मॉरल, ठीक है, मॉरल थिंकिंग नैतिक सोच है, वो किससे, सजा से बंधी हुई है कि सजा किस तरीके से उससे ये नैतिक सोच देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि क्या है, सजा है कि अगर बच्चों को जैसे बोल दिया जाए कि बड़ों की बात मानिए या ये बात मानिए, अगर वो बात मानते, ठीक है, अगर वो बातें नहीं मानते और उसके खिलाफ जाते हैं तो उनको क्या मिलती है, उनको दंड मिलता है। तो यहाँ पर सजा से डिपेंड है कि वो बात को मानते हैं कि नहीं मानते। वो सजा लगती है तो मानेंगे नैतिक सोच, नहीं है तो फिर वो नहीं मानेंगे। तो इस तरह से ये चरण 1। अब आ जाते हैं चरण 2। चरण 2 क्या कहता है, हित के अनुसार कार्य करना। ठीक है, हित के अनुसार कार्य करना गलत नहीं है। ये दूसरा चरण, इस बच्चा ये सोचता है कि किसी भी हित के अनुसार कार्य करना गलत नहीं होता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझता है कि सभी का हित भी इसमें शामिल होना चाहिए, कि हित के अनुसार ही कार्य करना चाहिए।
ठीक है, तो अपने हित के साथ साथ दूसरे के हितों को भी कार्य करने का मौका दो। तो ये है इसकी रूढ़िपूर्व अवस्था के जो प्रथम अवस्था है, इसको हमने समझा। अब इसकी द्वितीय अवस्था को देख लेते हैं। रूढ़िगत चिंतन इसमें आ जाता है तृतीय चरण, रूढ़िगत चिंतन। ठीक है, तो रूढ़िगत चिंतन में देखने को ये मिलता है कि इसमें क्या होता है कि दूसरों की सोच के हिसाब से कोई ना कोई कार्य किया जाता है। किस तरीके से इसको हम समझ लेते हैं। तो पूर्व आधारित सोच इसमें है ये इसमें आ जाता है विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, विश्वास दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों से निष्पक्ष व्यवहार, को अपने नैतिक का, ठीक है। अब तृतीय चरण, इसमें विश्वास होता है, दूसरों का ख्याल रखना और दूसरों से निष्पक्ष व्यवहार को ही अपने नैतिकता का आधार मानते हैं। यानी रूढ़िगत यानी पूर्व जो चिंतन इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि दूसरों का विश्वास क्या है, दूसरों को ख्याल किससे रखा जाता है, दूसरों से निष्पक्ष व्यवहार, इसको अपने नैतिक व्यवहार का आधार बनाया, इसका बेस बनाया जाता है। इसी के आधार पर एक मॉरल डेवलपमेंट डिसाइड होता है। अब है चौथा, तृतीय नंबर चौथा चरण है इसमें लोग जो है नैतिक निर्णय सामाजिक न्याय, कर्तव्य, आदेश, कानून, सामाजिक न्याय, कर्तव्य, आदेश, कानून पर, ठीक है। जो ये चौथा चरण है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, लोगों का जो नैतिक निर्णय होता है, उसका जो नैतिक जो डिसीजन पावर होती है वो किस पे है, सामाजिक न्याय, कर्तव्य, आदेश और कानून पर आधारित होती है। ठीक है, इसके आधार पर ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो ये इसकी दूसरी अवस्था। इसके बाद तीसरी अवस्था, इसके दो चरण है। रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक विकास, कि रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक विकास इस तरीके से होता है। इसमें होता है वैकल्पिक नैतिक रास्ते खोजना। इसमें जो लोग होते हैं रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक विकास, यानी कि कहने का तात्पर्य वैकल्पिक नैतिक रास्ते खोजना। इसमें लोग जो होते हैं एक वैकल्पिक जो विकल्प उनके सामने होते हैं, उस विकल्प के हिसाब से उनके क्या करते हैं, नैतिक रास्तों को खोज करते, उनकी छानबीन करते। तो इससे ऊपर इनको नैतिक रास्ते देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें ये देखने को मिलता है इसका चरण 5 आ जाता है। चरण 5 आ जाता है। ठीक है, चरण 5 में क्या है,
कुछ मूल्य अधिकार कानून से ऊपर है। ठीक है, इसके अंतर्गत वैकल्पिक के अंतर्गत पांचवा चरण बताता है कि कुछ मूल्य जो सिद्धांत जो होते हैं, ठीक है ना, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं अधिकार कानून से ऊपर होते हैं। ठीक है, जो कानून लॉ होता है उससे ऊपर भी कोई ना कोई किसी मूल्य सिद्धांत होते हैं। जैसे कि उसने चोरी कर दी, चोरी करना एक गलत था, लेकिन उसने अपने इस मूल्य और अपने सिद्धांत को देखा कि उसकी पत्नी की जिंदगी की जरूरत थी, उसको बचाना जरूरी था, और उससे ऊपर उठकर ही उसने क्या करा, उसने कानून से ऊपर उठकर चोरी करी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी पत्नी की जान जा सकती थी, इसलिए उसको चोरी करना भी सही लगा। इसके अलावा जो पांचवा चरण है, चरण 6 है, चरण 6 क्या बोलता है, व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। तो इस छठे चरण में देखने को मिलता है कि व्यक्ति जो सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित अपने नैतिक मापदंड, अपनी खुद की जो नैतिक है, मॉरलिटी है, वो यहाँ पर डेवलप करता है। तो इस तरीके से फॉलबर्ग के सिद्धांत की जो 6 चरण है, 3 अवस्थाओं की 6 चरण, इसको हमने जाना और समझा किस तरीके से इन चरण वाइज व्यक्ति में नैतिक विकास देखने को मिलता है, ये नैतिक विकास का वो करता है। अब इसको समझने के बाद इसके रिगार्डिंग आपका होमवर्क है, फॉलबर्ग की नैतिक विकास की अवस्था को स्पष्ट कीजिए। तो हमने जो फॉलबर्ग की नैतिक विकास की अवस्था है उसको जाना और समझा, इसके बारे में आपको होमवर्क है। तो इसको भी सभी सामने रखें 77 के, तो इसके बच्चे आपको दूर घड़ी से पालन करते हैं।